के डिपार्टमेंट ने उनकी मदद की है तो वो कार्रवाई उसके बाद की है। मगर आज अगर हम पहले ही कार्रवाई की तरफ चले गए प्रशासन की, तो हमारी वसूली का मामला हम दूसरी तरफ रह जाएंगे। आज सबसे पहले तो रिलायंस कंपनी से वसूली अहम बात है। श्री कमलाकर पवार, कमलाकर शंकर पवार, ये नाम पढ़ के टीपी साहब ने बताया कि ये व्यक्ति है वो। तो ये व्यक्ति ने ऐसी कितनी जगह, ये ज़मीन माफिया है, ज़मीन का धंधा करने वाला है ये, तो इसने ऐसी कितनी ज़मीन महानगर पालिका की आवाम की प्रॉपर्टी को बेचा है। OFC बोलकर 2013 से पूरे महाराष्ट्र में केबल नेटवर्क का काम जियो रिलायंस ने शुरू किया और जो लिमिट थी उनको खोदने की जो लिमिट दी गई थी 67 किलोमीटर की, उन्होंने 77 किलोमीटर खोदा। और रेड जो था, जो प्रशासन ने एक DIT कमेटी है जो प्रशासन ने बैठाई थी कि रेड वो तय करेंगी और जो भी महानगर पालिका में किसी भी मोबाइल कंपनी को अगर नेटवर्क के लिए या किसी और के लिए केबल डालने के लिए ज़मीन या रोड खोदने की ज़रूरत है तो वो DIT से परमिशन लेंगे। उसका कुछ टैक्स DIT को भी देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल के वो एक कमेटी है। 2013 में एक बार उससे परमिशन ली गई, उसके बाद कभी उससे परमिशन नहीं ली गई। DIT ने जो रेट तय किया था वो रेट भी नहीं लिया गया। DIT ने 2014 में हॉटमिक्स का 5500 रेट तय किया था और महानगर पालिका ने 1900 से वसूल की किलोमीटर। इसी तरह कच्चा रास्ता 300 रुपये से वसूल किया गया जबकि उसकी कीमत 2760 रुपया थी। मतलब कि कंपनियों ने ज़्यादा खोदा भी और उनका जो रेट था वो भी गौर शासन निर्णय के हिसाब से लिया नहीं गया। जबकि मैंने महासभा में बोला कि जलगांव ने बराबर वो लिया, उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट का रेट था वही लिया। मगर मालेगांव महानगर पालिका का शासन का क्लियर यानी GR होने के बावजूद भी वो हर मामले में जहाँ पे ढिलमुल है वो माहिती हम ले रहे हैं, हमने उसकी मालूमात मांगी है, ये बोल के वो टाल देते हैं। ये एक कंसल्टेंट लगाए गए थे खैरनार बोल के, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बना दिया और वो रिकॉर्ड के हिसाब से 44 करोड़ रुपया 2017 से 13 से 17 तक वसूल करने की बात है। और उसके बाद से अभी तक अगर वो एक अंदाजन रकम, अभी उसका डाटा नहीं बनाया, लेकिन एक अंदाजन रकम 10 करोड़ रुपया वसूल करने की बात है। इतनी मोटी रकम वसूल करने की बात होने के बावजूद महानगर पालिका जिस तरीके से वसूली की तरफ जाना चाहिए वो जाती नहीं है। मई में कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके 2 महीने के बाद उन्होंने जियो कंपनी को एक नोटिस भेजी। नोटिस भी बहुत सिंपल भेजी। जियो कंपनी ने उसके जवाब में सिर्फ ये बोला कि 2 महीने के बाद हम जवाब देंगे। मतलब ये लंबा वक्त ले जाने की तरफ है। और मेरी मालूमात ऐसी थी कि महानगर पालिका में ये विषय लेने की वजह ये थी कि कहीं ना कहीं प्रशासन के बड़े अधिकारी ये मानते हैं कि रिलायंस कंपनी से लड़ना अपने बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी को वो जैसा बोल रहे हैं वैसा उनको मोहलत दी जाए। अपना काम है नोटिस देना, इसके आगे ये कुछ नहीं करते। यहाँ तक के डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एक कैश पेमेंट रहता। डिमांड ड्राफ्ट की रकम दिखती है मगर वो अकाउंट में नहीं दिखती। जिस जगह पे रकम आना चाहिए उसके अलावा दूसरे खाते में रकम जाती है। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड ड्राफ्ट का भी बड़ा मसला है जिसकी इंक्वायरी होना चाहिए। और कुछ चेक ऐसे आए हैं जो एक ही नंबर के हैं, जो मालेगांव महानगर पालिका में भी दिखते हैं और दूसरी महानगर पालिका में भी दिखते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो सके। नहीं, कहीं ना कहीं फॉर्जरी ये सारे प्रकरण में हो रही है। और अगर सही तरीके से कंसल्टेंट से और इंक्वायरी की गई, रिलायंस जियो के बाद एयरटेल, वोडाफोन और दूसरी कंपनी, ये बात सही है कि OFC का बड़ा नेटवर्क रिलायंस जियो ने मालेगांव में डाला है। दूसरी कंपनियों के नेटवर्क, ये भी समझने की बात है कि एयरटेल ने OFC नेटवर्क 1 किलोमीटर डाला। ये बात भी समझ में नहीं आती कि क्या सच में एयरटेल 1 किलोमीटर OFC डाल के अपना नेटवर्क चला सकता क्या? ये टेक्निकल पॉइंट है। ये अधिकारियों को देखना चाहिए कि सिर्फ 1 किलोमीटर का पैसा अगर एयरटेल दे रहा है तो ऐसा तो नहीं कि 1 किलोमीटर का परमिशन लेकर उसने कई किलोमीटर
OFC केबल डाला हो। OFC केबल एक कनेक्टिविटी है, पूरे मुल्क की कनेक्टिविटी है वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मालेगांव में डाला गया तो यहीं की कनेक्टिविटी है। अगर मालेगांव में OFC केबल को तोड़ दिया गया तो ये नेटवर्क सब तरफ प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। अगर रिलायंस जियो या दूसरी कंपनियां नोटिस देने के बाद भी हमको खातिर जवाब नहीं देती या पैसा भरने में टाल मटोल करती है तो हम हमारी महानगर पालिका का OFC नेटवर्क डिपार्टमेंट ने डैमेज करना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए डैमेज जितना उन्होंने एक्स्ट्रा किया है, ज़्यादा किया है, वो तो हमारा कानूनी अधिकार है कि तुमने ज़्यादा किया है, तुमको परमिशन इतनी थी, अगर 1 किलोमीटर की थी और उससे ज़्यादा है तो उसको डैमेज करना चाहिए, जब भी इसकी वसूली हो सकती है। ये इसीलिए ये सारे मामले की महासभा में हमने इंक्वायरी लगाई है और 7 दिन के अंदर एक कमेटी बनाई है जिसके अंदर महापौर हैं, स्टैंडिंग चेयरमैन रहेंगे, मैं रहूँगा और जो कंसल्टेंट है वो रहे और जियो कंपनी के जो अधिकारी है वो सब लोग रहकर वो कमेटी 7 दिन के अंदर उनसे बातचीत करे। जियो कंपनी ने आके बोलना चाहिए कि अगर उन पर रिकवरी 44 करोड़ की निकली है और आगे निकलने वाली है तो अगर बराबर नहीं है तो उसका जवाब देना चाहिए। ये बात कि हम 2 महीने के बाद जवाब देंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हमने ये विषय आज महासभा में लिया। वो कंपनी है उनका, लेकिन जिन ऑफिसरों की मदद आपके यहाँ से हुई, कॉर्पोरेशन से हुई, वो तो आपके इख्तियार में है। क्या आप उन ऑफिसर, दोषी जो भी ऑफिसर होंगे उन पर आप कार्रवाई करेंगे? क्योंकि महासभा में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। नहीं, देखो मेरा अभी पहला इंटेंशन ये है कि वसूली होना चाहिए, रिलायंस कंपनी आके बैठना चाहिए। अगर एक बार कंपनी आके बैठे, डिपार्टमेंट के साथ बैठे, अगर हमको वो पैसा मिल जा रहा है तो फिर मेरा उस पर कुछ बोलना नहीं है। अगर वो कोई जवाब देते हैं जिसमें ये साबित होता है, ये बात तो बिल्कुल सच है कि डिपार्टमेंट ने, प्रशासन ने ढील मूल की कार्रवाई की है, मगर अभी ये है कि इतनी बड़ी रकम महानगर पालिका के पास अगर आती है तो हमारे लिए डेवलपमेंट और दूसरे काम काज करना आसान होंगे। तो पहला तो हम उस तरफ जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद अगर उन्होंने जवाब कुछ ऐसा दिया कि जिसमें ये साबित हो गया कि डिपार्टमेंट ने उनकी मदद की है तो वो कार्रवाई उसके बाद की है। मगर आज अगर हम पहले ही कार्रवाई की तरफ चले गए प्रशासन की तो हमारी वसूली का मामला हम दूसरी तरफ रह जाएंगे। आज सबसे पहले तो रिलायंस कंपनी से वसूली अहम बात है। सर्वे नंबर 44 को 50 कैम डीके पान कॉर्नर के पास, यहाँ पर लेआउट हुआ 2001 में, तो उसमें बाकायदा वहाँ पे प्लाट गिरे 1 से 78 प्लाट गिरे उसमें, 1 से 78। तो उसके लिए वहाँ जो रहवासी उनके लिए बाकायदा वहाँ पे ओपन छोड़ा गया जो 23,000 स्क्वायर फीट है। जो रास्ते थे, रोड रास्ते, वो छोड़े गए 50,000 स्क्वायर फीट। तो ये रहवासी के लिए था और ओपन पर नाम था मालेगांव महानगर पालिका का नाम था, उस पर चढ़ा। लेकिन जो ज़मीन जिसने लेआउट गिराया, लेआउट गिराने के बाद 2003 में वो प्रस्ताव दाखिल करता, उसको सर्वे नंबर 50 वो रद्द करके उस पर ही सर्वे नंबर 90 करके लाता। और 2015 में 20/5/2015 में वो हाथ से, ये देखो ये लिखा है, ये समलीकरण है, हाथ से समलीकरण लिख कर और वो महसूल विभाग को भी धोखे में रख के वो ज़मीन पूरी अपने नाम पे कर लेता। उसका नाम चढ़ता 2019 में, उस पर नाम चढ़ जाता। 2022 में हम लोग वो ओपन पहले महानगर पालिका के नाम पे था, मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव महानगर पालिका के नाम पे था वो। टोटल ऐसे 59 या 69 गुंठा ज़मीन है वो। आज का रेट अगर देखा जाए तो उसका 30 करोड़ उसके रेडी रेकनर के रेट से बता रहा मैं, बाज़ार भाव नहीं बता रहा। रेडी रेकनर के रेट से आज उसका 30 करोड़ हिसाब बन रहा। और ये ओपन स्पेस, ये मालेगांव महानगर पालिका, ये ओपन स्पेस है ना। ये रास्ते का क्या है, ये रास्ता,
ये रास्ते का, ये ज़मीन, ये पूरी इस पे प्लाटिंग करने की उसकी साजिश थी। उसने अपने नाम पे कर लिया 90 बना के, उसको 44-50 को 90 करके जो समलीकरण हाथ से किया। महसूल विभाग में भी हमने कंप्लेन करे, ये 90 करे, देखो ये 90 करा। तो इसमें उसने 90 इसलिए करा कि वो ज़मीन उसके नाम पे हो जाए, ज़मीन की चोरी उसने कर लिया था, अपना नाम चढ़ा लिया था उतारे पे। लेकिन जब हमने महसूल में उधर पाठ पुरावा करे तो वो नाम उतर के वापस महानगर पालिका के नाम पे वो 2023 में ना वापस आ गया महानगर पालिका ना। लेकिन प्रशासक राज में फिर वापस उसने उसी के नाम पे कर लिया। फिर हमने पाठ पुरावा करे तो आयुक्त तो साहब ने एक लेटर निकाले कि इस पर गुना दाखिल करने का। नगर रचना को बोले आयुक्त तो साहब की साइन से एक लेटर निकाले कि इस पर गुना दाखिल होना चाहिए। गुना दाखिल करने के लिए नगर रचना ने पाठ पुरावा नहीं करे। आज भी वो लेटर कैंप पुलिस स्टेशन में पेंटिंग पड़ा हुआ है, इन्होंने पाठ पुरावा नहीं किए। तो मेरा यही बोलना था कि मालेगांव महानगर पालिका की जो ज़मीन है, जो रास्ते है, जो ओपन है, वहाँ जो रहवासी है वो उनकी मिल्कियत रहती, और महानगर पालिका में जो आवाम की मिल्कियत है, ऐसे कैसे कोई किसी अपने नाम पे कर उसको बेच सकता है प्लाटिंग करके। तो बस यही मेरा बोलना था नगर रचना को कि ये व्यक्ति ने ऐसे कितनी जगहों पे और किया है, ये भी इंक्वायरी होना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम जब मुझसे पूछा गया तो जो चेयरपर्सन हमारे टीपी साहब है, माड़ी साहब, मैंने उनको वो लेटर दिया कि देखो इसने इसके नाम पे कर लिया था परिवार के। तो उन्होंने नाम पढ़ के बताया, श्री कमलाकर शंकर पवार, ये नाम पढ़ के टीपी साहब ने बताया कि ये व्यक्ति है वो। तो ये व्यक्ति ने ऐसी कितनी जगह, ये ज़मीन माफिया है, ज़मीन का धंधा करने वाला है ये। तो इसने ऐसी कितनी ज़मीन महानगर पालिका की आवाम की प्रॉपर्टी को बेचा है, या झूठे कागजात, झूठे दस्तावेज देकर महसूल में या कलेक्टर से हमने प्रूफ ला के दिए उनको कि हाथ से समलीकरण, हाथ से कागज़ बना के दिए गए हैं, प्रूफ दिए हमने। तो जब ये वापस वो जगह हमने जब दिए महानगर पालिका के नाम पे वापस चढ़ा, तो फिर प्रशासक राज में क्यों उसके नाम पे चढ़ गया। फिर अभी 2026-23 जून, कितने जून है वो, 19/6 को वापस फिर वो महानगर पालिका के नाम पे हो। तो बार बार हम वापस अपनी मिल्कियत ला रहे, ये देखो ये 19/6 का उतारे वापस हमने महानगर पालिका के नाम पे लाए। तो ये व्यक्ति पे बार बार ऐसा कर रहे, कितनी ज़मीन की है, जो गुना दाखिल करने का लेटर मिला है, गुना दाखिल होना चाहिए। अब मेरा ये बोलना है। इसके बाद अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अब इसके बाद अगला कदम हमारा ये है कि इसी जहाँ भी मालेगांव महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है उस पर नगर रचनाकार ने ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत सी जगह मैंने ये भी विषय बोला हो कि हमारे प्रभाग 2 में ऐसी कई जगह पे है जो कॉम्प्लेक्स बनकर उसको किराए पे दे दिए गए, ओपन पर कॉम्प्लेक्स बना के किराए से दे दिए जा रहे हैं, ओपन पर छेक कर अतिक्रमण कर वहाँ घर भाड़े से बना के किराए पे दे दिए जा रहे हैं। तो ये आवाम की प्रॉपर्टी है। मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव हद्दी में रहने वाले आवाम की प्रॉपर्टी को इस तरीके से अगर लापरवाही की जाएगी तो मैं बोलता कि मालेगांव शहर में कहीं भी ओपन आपको नज़र नहीं आएगा। यानी जो आसपास के जो रहवासी है उनकी प्रॉपर्टी है, उनके इस्तेमाल में आना चाहिए ये सब। तो इस पर कारपोरेशन ने, मैं बोलता हूँ आयुक्त तो साहब ने, और जो भी इससे संबंधित है नगर रचनाकार, इन्होंने एक्शन लेना चाहिए। सर्वे नंबर 55 की स्कूल का एक मुद्दा आपने पिछली महासभा में उठाया था कि स्कूल की हालत खराब है, उसको शिफ्ट करना चाहिए। उस मामले में क्या हुआ? उस मामले में अभी पाठ पुराव सब चालू है, वो ठहराव अभी आने वाला है। वो ठहराव तो हो गया, ठहराव आने वाला है। ठहराव आने के बाद उस पर बहुत तेज़ी से काम होगा इंशाअल्लाह। बड़ी गाड़ियों को लेकर आप आंदोलन? हाँ, बड़ी गाड़ियों को लेकर हमारा जो आंदोलन है, कुसुम्बर रोड के नौजवान बुज़ुर्ग और जितने अदारे कल्बे हैं, वो चीज़ को लेकर हम लोग तो बड़ा आंदोलन 1 तारीख को करने वाले हैं। ऐसा निवेदन हमने जिला कलेक्टर धुलिया, ज़िला एसपी धुलिया को भी दिया है, अपने मालेगांव एसपी साहब को भी दिया है। जो लेटर नासिक ज़िला एसपी से आया था, धुलिया ज़िला एसपी को त्वरित ये बंद होना चाहिए। क्यों कि आप लोगों ने देखा, मैं बार बार बोल रहा है कि वड़गांव में अगर जो टैंकर का ब्लास्ट हुआ था, अगर वो वड़गांव में हो जाता तो पूरा वड़गांव खराब है। वो ऐसा नहीं कि हमारा ये विषय है, ये जहाँ से वड़गांव शुरू होता है तो मोती बाग नाके तक सभी बिरादरी के लोग वहाँ रहते हैं। और हादसा बोल के नहीं होगा कि फला जगह होगा,
वो तो अच्छा हुआ वड़गा हो पास होने के बाद वह हादसा हुआ था तो बच गए, वहाँ 1 किलो 1.5 किलोमीटर तक वो ब्लास्ट तो हुआ था। वो भी अभी हम लोग 1 तारीख को धरना देने वाले कुसुम्बा रोड पे इकबाल ढाबी के पास, तो सब बताएंगे हम लोग। और वो तो बंद होना चाहिए डिपार्टमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, विनंती है कि उस तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दो, क्योंकि इतना अभी कंसिडर्ड हो गया कुसुम्बा रोड, इतनी भीड़ पॉपुलेशन इतना हो गया कि जब गाड़ियाँ चलती है तो ऐसे चिपक के चलती है, एकदम बाजू से एकदम सट के चलती है। अभी परसों के दिन मैं बैठा था, मेरी आंखों के सामने एक लड़का डबल सीट चल रहा था, पीछे से जरा सी धक्का लगा, वो इधर ये बाजू पलटा, अगर वो बाजू पलटता तो अगले टायर में ही आता था वो। तो कब कौन सा हादसा हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी इतने बड़े बड़े टैंकर चल रहे, रात में मैंने वीडियो बनाया हूँ टैंकर की, खतरनाक केमिकल के टैंकर है, और वो जा रहे तो ऐसे बदबू आ रही, महक आ रही, आदमी को घबराहट हो रही पूरे रोड से। लोग हमको आकर शिकायत कर रहे कि यार टैंकर में ऐसे ऐसे केमिकल की महक आ रही है, और वो धीरे धीरे जाते, ट्रैफिक रहती धीरे धीरे जाते, जल्दी पास नहीं होते हो। तो इसके लिए ना इतनी तकलीफ है वहाँ के लोगों को गाड़ियों की वजह से। वो तो मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 12 घंटे बंद कर दो, नहीं, मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। तुमने खुद लगाए तो क्या तुमको उस कंसल्टेंट की रिपोर्ट पे विश्वास नहीं है क्या? सर उसमें सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट थे वो दिए नहीं, मुझे मालूम है दुनिया के लोग पिछले में वाइट आने के बाद उनका जो आया नोटिस, तो इसमें सारी चीज सही रही थी, हमने इमीडिएट वो नोटिस नहीं होता। 3 मई के बाद 13 जुलाई को इसको इमीडिएट महापौर मैडम बोलेंगे क्या? इमीडिएट कैसे बोलेंगे इसको? 3 मई को कंसल्टेंट रिपोर्ट देता और बच्चा साहब को इमीडिएट हमने 13 जुलाई को भेज दिया। 13/5 को दिया, 13/5 को दिया। तुमने कब दिया? 13/5 को दिया। तुमने रिलायंस को कब भेजा? रिलायंस को 27/7 तो 27/7 को इन्होंने भेजा, 13/7 को जियो को दिया। 13/7 तो ये इमीडिएट हो सकता क्या? 2 महीने के बाद कोई जवाब देना और यहाँ बोलना कि हमने इमीडिएट दे दिया, फिर लेट इसको बोलते, 2 साल के बाद देते उसको लेट बोला गया होता है। वेरीफाई आप करें क्या? वो रिपोर्ट के साथ भेजे, जो कंसल्टेंट की रिपोर्ट थी आपने वही रिपोर्ट भेजी है। और अगर उन्होंने 2 महीने के बाद जवाब देने का बोला तो क्या वजह 2 महीना रुकने की? हाँ, हमने जो लेटर दिया तो उन्होंने जो 27/7/26 को एक लेटर दिया कि हमको 2 महीने की ये सबमिट करने के लिए ये था मुहलत चाहिए। उनका जो लेटर है हाँ, वो तक में उन्होंने लेटर में 2 महीने की रिक्वायर्ड 2 मंथ। तुमने 2 महीने के बाद उसको कुछ बोला क्या कि 2 महीना हम नहीं रहेंगे टाइम? 2 महीना क्यों टाइम इतना ज्यादा? नहीं सर, हम अभी हमको नोटिस भरा है। अरे अब तो 1.5 महीना हो गया, सब हम करेंगे। कारपोरेशन की अगर कोई नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले कमिश्नर डिपार्टमेंट कैसे वसूली की जाए, इस लाइन पे काम करते। मैं हमेशा महासभा में बोलता कि ये रास्ता दिखाते कि हम ये कर रहे। वसूली के लिए इन्होंने 2 महीने का टाइम क्यों दिया? इमीडिएट उनको बुलाना था। इमीडिएट का मतलब मैं बच्चाओं साहब को बता देता कि 2 महीने का टाइम बोले थे, इन्होंने जवाब देना था 7 दिन के अंदर यहाँ आओ, हमारे साथ मीटिंग करो, ये कंसल्टेंट की रिपोर्ट है। उनको फिर जो बोलना था बोले होते। 2 महीना टाइम देने की जरूरत क्यों? और क्या बच्चाओं साहब ने सर उसने ज्यादा खुदाई की, इसकी नोटिस तुमने नहीं भेजेंगे कंपनी को? इससे पहले कंसल्टेंट से पहले तुमने भेजे है? ये बात मानते कि नहीं कि 67 किलोमीटर 10 किलोमीटर ज्यादा खोदा है उसने? वो ये बात तुम मानते कि नहीं मानते? उसका डिमांड नहीं पूछ रहा हूँ। बच्चाओ साहब, रिलायंस जियो ने 2013 से 2017 के बीच में 77,083 किलोमीटर मालेगांव महानगर पालिका में खुदाई की है कि नहीं की? टोटल इतना तुमने नोटिस नहीं दिए क्या उसको कि तुमने ज्यादा खोदे? तुम नहीं बोलेंगे, आपकी नोटिस तुम्हारी बता दूंगा। याद नहीं आ रहा वो नोटिस याद 13-14 चलो ठीक है महापौर मैडम, चलो याद नहीं आ रहा, हो सकता है इंसान है, याद नहीं आ रहा होगा, मगर 2 महीना अगर उसने टाइम दिया तो तुमने उसको क्यों नहीं इमीडिएट बोला? जो आकर इस पर बात करे। दूसरा, रेट में तफावत है कि नहीं?
तुमने 300 रुपये से कच्चा रास्ता और 1900 रुपये से हॉट मिक्स खोदने का उसको पैसा लिए। नहीं, ये अमाउंट में तफावत है कि नहीं? उनके दिए रेट में और अपना रेट में तफावत है तो उसकी वसूली क्यों नहीं होती? हाँ, तो वही उनके जो रेट है ना वो क्लैरिफाई करनी जरूरी थी। उनके रेट क्लैरिफाई करना तुमको जरूरत क्यों है? शासन का निर्णय है, 2014 का शासन का क्लियर निर्णय है। तुम हर चीज यानी शासन निर्णय भी देगी तो वेरीफाई करेंगे। सीधा निर्णय है शासन का, और इसका 5500, कच्चे रास्ते का 1900, क्लियर निर्णय वेरीफाई किससे करने जाती है? जब शासन ने निर्णय दे दिया इस लाइन से वसूली होना चाहिए तो वेरीफाई क्यों और किस लिए? जलगांव, ये जलगांव का है, क्या जलगांव की रोड हमसे बेहतर थी? क्या जलगांव कारपोरेशन के इंजीनियर हमसे बेहतर थे, या हमारे कारपोरेशन के इंजीनियर ये मानते हैं कि वो उस लायक नहीं है कि वसूली नहीं कर सकते? जलगांव के कारपोरेशन ने जियो फाइबर ओएसपी का जो रेट वसूल किया, डामरी रास्ता 3340 रुपया, तो वो अगर 3340 रुपया वसूल कर सकते तो शासन ने ऐसा बोला है कि मालेगांव कारपोरेशन की रोड ठेकेदार ने कारपोरेशन ने खराब बनाई है तो 1900 लेंगे। वेरीफाई किससे? जब शासन ने निर्णय दे दिया तो वेरीफाई क्यों? ठीक है सर, अभी जो उन्होंने रेट दिया ना वो गया होगा। वो जो आप अप्रैल 14 का जो जीआर था वो जीआर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट जीआर था, वो हिसाब से कंफ्यूजन था। उन्होंने क्या किया था? देखो, कोई भी मैडम, कोई भी इंसान हो, कोई संस्था हो, कोई एजेंसी हो, हमारे फायदे की क्या बात की बच्चा होता है? नहीं, हमारे फायदे की क्या बात? वसूली होना जरूरी नहीं, कौन सा जीआर हमारे फायदे का? नहीं, वो कैंसिल कर दिया ना शासन ने, इसी को ये जो है ना, अगर वो कैंसिल किए तो फिर जलगांव कारपोरेशन ने ये रेट में क्यों पैसा वसूल किया? उनको क्यों दिया? यही कंपनी रिलायंस जियो ने जलगांव को 3340 रुपया क्यों दिया और आपको क्यों कम दिया? तुमने कंसल्टेंट इसीलिए लगाया था कि कुछ न कुछ भ्रष्टाचार या धोखा हुआ है, कुछ न कुछ भ्रष्टाचार और धोखा हुआ है। ये तो अभी सीधी बात बोल रहा है। अभी डिमांड ड्राफ्ट पे आऊंगा, प्रॉपर्टी टैक्स में तुम्हारा डिमांड ड्राफ्ट कैसे आया? डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस होता है? डिमांड ड्राफ्ट केस आइटम है, चेक नहीं है। एक ही एक चेक का नंबर दो जगह कैसे इस्तेमाल हुआ? ये सब कर तुम जवाब ही नहीं दे पाएंगे। सीधी बात है। उसमें जो है ना, अगर जलगांव ने 2014 के हिसाब से वसूल कर ली तो तुमने क्यों नहीं वसूल किया? मैं उस पर भी नहीं जाता। सब कुछ होने के बाद जब कंसल्टेंट तुमने लगा लिया तो उसके बाद कंसल्टेंट की रिपोर्ट को तुम क्यों इतनी स्लो चला रहे? 2 महीना लेट तुम दे रहे, 2 महीना लेट जवाब मांग रहे, ये क्यों? अभी भी उनको लेटर रेडी किया है हमने, शायद की सही से भेजना था, तो इसे अभी एक लेटर रेडी किया है। साहब की साइन से देना था। वो आयुक्त साहब अभी 8 दिन हुआ छुट्टी पे गए हैं। आपल्या महापालिकेचं एवढा मोठा स्वरूपात नुकसान होत असेल आणि त्या विभागाचे हे जबाबदार असेल तर ही लायबिलिटी त्यांच्यावर फिक्स करण्यात येईल, नाही तर मग यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा। अगर महापौर मैडम, प्रॉपर्टी टैक्स में 57 लाख का चेक क्यों नहीं आया? क्यों आया? बांधकाम में क्यों नहीं आया? 2,52,00,000 का डिमांड ड्राफ्ट जो इन्होंने माहिती दी है उसमें लिखा है कि वो कंपनी का नाम हमको नहीं मालूम। उसका इन्होंने क्लियर बताना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉर्पोरेशन को 2,52,00,000 कोई डिमांड ड्राफ्ट दे रहा हो और ये उस खाते में कंपनी का नाम माहिर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई क्या ऊपर से आके दे दिया? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल और गड़बड़ हो रही है इसमें। अकाउंट, ऑडिट, बांधकाम, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब लोगों की या तो जानबूझ के कोई लापरवाही है, समझबूझ के लापरवाही है, या फिर इनको महानगर पालिका से कोई मोहब्बत नहीं है, महानगर पालिका के नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। यही बात हो सकती। मुझे सिर्फ तो इन्होंने बताना कि कंपनी की मालूमात तुमको क्यों नहीं है? 2,52,00,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट है। अरे आज ऐसे हालात है, अगर हमने बोल देना कि 10 लाख हमको मालूम नहीं कहाँ से आया, NI, ATA, क्राइम ब्रांच,
सारी पुलिस हमारे घर आ जाएंगी। ये हालत है मानने गाँव की तो खास तौर से। रिलायंस का 13-14 में रिलायंस जियो का 13,000 मतलब ये पैसा आया किसने दिया होगा? रिलायंस 13-14 नहीं आप लेकर तो 13-14 का जो है प्रभाग 4 का प्रभाग 2 का 3 का 1 ऐसा करके 2,56,13,926। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि 2022-16 जून को हमारी म्याद खत्म होने के बाद प्रशासन राज जैसे असलम भाई ने विषय लाए उस संपादन का प्रशासन राज में कितनी मालेगांव शहर में महानगर पालिका हद्दी में भू संपादन से जमीन दी गई है, इसकी मालूमात प्रशासकीय राज में बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ये संबंधित विषय है। सर्वे नंबर महापुर मैडम सर्वे नंबर 4450 सर्वे नंबर 4450 ऐसा तुम्हें 44 तो सर्वे नंबर 50 तेज से ज्यादा है महापुर मैडम उसमें 23,000 ओपन स्पेस की जगह थी। 2001 में लेआउट हुआ, 1 से 78 नंबर तक उसका प्लॉटिंग हुई, उसका लेआउट गिरा, उसमें ओपन स्पेस था 23,000 स्क्वायर फीट। उसके रास्ते थे जो डीपी रोड बोले जाते वो रास्ते थे लेआउट को 50,000 स्क्वायर फीट। ऐसे मिला के 70 गुंठा जमीन 2019 में जिसने 1 से 78 तक जो जमीन मालिक ने जो लेआउट गिराया था वो 70 गुंठा जमीन 2003 में 90 सर्वे नंबर 35 बोल के गिराता है वो लेआउट पे उसको प्लानिंग करके बेच देता है। वो 30 करोड़ रुपए के आज के रेडिएटर ग्रेड से आज के अपने महानगर पालिका की जमीन 30 करोड़ रुपए की जमीन आज छोड़ 2022 में मैंने उस पर लेटर लगाया। लेटर लगाने के बाद वो अभी लेगा तेरा वो लेटर जाने के बाद वहां भी मैंने पाठ पुरावा किया, वो जमीन वापस महानगर पालिका के नाम पे उतारा आ गया। जैसी प्रशासन राज आया 4 महीने के अंदर वापस वो व्यक्ति के नाम पर वो जमीन चले गई। फिर वापस हमने कंप्लेन किए महसूल में, वो अभी 2026 में वो जमीन वापस आई अपनी। तो ऐसी कितनी जमीन मालेगांव में चोरी हुई और जो व्यक्ति ने जमीन चोरी किया तो महानगर पालिका के ओपन और रास्ते तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि शहर में उन्हें कितने जगह से लेआउट करके ओपन गिराया और उसके बाद छोटे कागज दाखिल करके ये मेरे पास पेपर है मैडम हाथ से समीकरण जो है इसको करके ये समीकरण कलेक्टर को इसमें धोखे में रखा गया था और ये हमने साबित किया उनको। गुना दाखिल किया क्याम पुलिस स्टेशन, तारीख है 1/17/2024 गुना दाखिल वहाँ किए। आए तो साहब ने लेटर दिए कि वहाँ गुना दाखिल होना चाहिए। वहां पर जाकर इन्होंने पत्र व्यवहार नहीं किए, क्याम पुलिस में पत्र व्यवहार नहीं किए। इन्होंने जो है ना जो जमीन माफिया जो जमीन चोर था उसको इन्होंने फुल बचाने की कोशिश की। इन्होंने जवाब देना चाहिए कि कैंप पुलिस स्टेशन में इन्होंने पत्र व्यवहार क्यों नहीं किए। मेरे को अभी तक लेटर नहीं मिला है, मुझे अभी तक तो नहीं मिला है। अगर मिला भी होगा तो मैं इसकी जांच करूंगा तो मिला या नहीं मिला। चेयरपर्सन है ना अभी, चेयरपर्सन है ना, उन्होंने मालूम रखना चाहिए। चेयरपर्सन है ना वो। जो व्यक्ति ने अपने नाम पे किया था उसके प्रयोग किया था
वो नाम बताओ, वो कौन है वो व्यक्ति और उसने कितनी जमीन लिया है? आप बता ना तो मैं बताता हूँ। सदरील विषय जो होता त्याच्या संदर्भात हा विषय उपचारांनी माहिती घेतलेली नाहीये. तर तुमचे जे काही प्रश्न असतील त्याच्यावर महापुर मैडम, उसने ये जमीन जो है पूरे परिवार के नाम पे किया है, ये पेपर है और ये नाम वो बोलेंगे, नाम वो बोलेंगे, वो अगर नहीं बोले तो बचा है, वो बोलेंगे। ये अपना नाम है मालेगांव महानगर पालिका और यही जमीन पे वो हाथ से समीकरण लिखा हुआ है, यानी कलेक्टर को भी महसूल को भी इसमें मिसगाइड किया गया है और ये चीज पत्र व्यवहार इन्होंने महसूल से भी नहीं किए नगर रखना है तो अपनी जमीन चली गई, यानी ये संबंधित सब मेरे मामला था। ये करोड़ों रुपए की जमीन है, 30 लाख रुपए की 30 करोड़ की जमीन है, तो ये ऐसा लगता है कि 30 करोड़ 40 करोड़ कुछ नहीं है, कुछ बड़ा होगा 100-200 करोड़ का जब विषय आएंगे, ऐसा है क्या? तो मेरा बोलने का मतलब है ये उनका परिवार का नाम है, इन्होंने खुद नाम बताना चाहिए, जो नाम मैं इनको देता हूँ उन्होंने नाम पढ़ के बताना चाहिए। याच्यामध्ये गटमंडळ 90 पैकी तुम्ही सर नाव दिलेलं आहे, याच्यामध्ये भरपूर नाव आहे. पहिलं नाव कमलाकर शंकर पवार, राजीव पांडुरंग पाटील, वैशाली कमलाकर पवार, भाग्यराज पाटील इत्यादी नाव आहे. जे काही तुमचा विषय आहे माझ्याकडे आता महिनाभर जायला आलेला आहे, ही पत्र मला तुमचा अद्याप प्राप्त नाहीये. जर डिपार्टमेंटला असेल मी ते उत्तर देतो सर. याच्यामध्ये सर मी चेअरपर्सन आहे, परंतु या प्रकरणाबद्दल मला माहिती घ्यावी लागेल, मला काहीच माहिती नाही या प्रकरणाचं, तेच तुम्हाला सांगतोय. महापौर मैडम, प्रशासन राज में गलत जगह से वो जो विषय इस्लाम भाई लाए, बोले अभी जो आरक्षित जगह है अगर कमर्शियल इसी में कारपोरेशन का आर्थिक फायदा कैसे हो वो भी उसमें शामिल कर लो कि नगर रचना से बात करके जो आरक्षण की आरक्षित जगह है कमर्शियल हिस्से में है तो उसका कैसे हम फायदा आर्थिक तौर पे कारपोरेशन को हो सकता है, वो भी उतना मेरी बात ले लो। और बात दूसरी बात, ओपन स्पेस है जो कॉम्प्लेक्स को बना के दिए गए है ना, और गाले बना के दिए, आज वो जो अपनी ओपन की जगह के भाड़े दूसरे लोग ले रहे, भाड़ा दूसरे लोग ले रहे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने, न तो मैं बताऊंगा न तो इन्होंने बताना, प्रभाग अधिकारी और प्रभाग के जो इंजीनियर वार्ड इंजीनियर नगर रचना से जो संबंधित है तो कॉम्प्लेक्स को बना के भाड़े से दिया गया है।